अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने 9th क्लास के फिजिक्स के कोर्स को बाकायदा आगाज़ करना है उसका। ठीक है, आगा खान बोर्ड के अंदर 9th क्लास के कोर्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने आपसे पहले कहा था कि हम अपने पूरे सिलेबस को आगा खान बोर्ड के एसएलओज वाइज लेके चलेंगे। हम इस तरह एसएलओज लिखे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होंगे। सबसे पहला एसएलओ इस चैप्टर का, चूँकि फर्स्ट चैप्टर है लिहाजा 1 पॉइंट स्टार्ट होगा और 1.1 मीन्स फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, एंड देन इसके सब टॉपिक की बात करते हैं तो 1.1.1 इट मीन्स फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक का पहला सब टॉपिक, विच इज़ डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, आज हमने बताना है आपको कि फिजिक्स चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर, चाहे वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो या हमारी डेली लाइफ सोसाइटी के अंदर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स को समझने से पहले या इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिक्स को समझने से पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ फिजिक्स। कौन सी ब्रांच है साइंस की फिजिक्स, इसमें हम क्या चीज़ डील करते हैं, इसे हमने समझना है। तो आइए सबसे पहले आपको बताया जाए कि व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि फिजिक्स क्या है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आइए फिजिक्स को पढ़ते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और इसमें हम किन पैरामीटर्स को देखते हैं और कौन कौन से एरियाज इसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सब की सब ब्रांचेज हैं साइंस की। उसमें फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को डील कर रहे होते हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्टडी दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, तो आप ही मेरे साथ लिख लें ताकि आपको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, ये मेन डेफिनेशन है जो कि फिजिक्स की है। ठीक है, जब भी आप कहीं पर भी फिजिक्स का नाम सुनेंगे तो आपको लाजमी किसी न किसी मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन नजर आएगा, अदरवाइज वो फिजिक्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें बायो फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, लाइट फिजिक्स, साउंड फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, बहुत सारी फिजिक्स की टाइप्स हैं जिसमें हम डिफरेंट फील्ड को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन तमाम फील्ड्स में जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी सेम रहती है कि फिजिक्स के अंदर हम किसी भी मैटर के साथ अगर कोई एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी, उन दोनों के इंट्रैक्शन को हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अब आप कहेंगे सर फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देके समझाएं कि कैसे मैटर और कैसे एनर्जी। सबसे पहले आपको मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupy some space, और आप ये भी कह सकते हो ऑक्यूपाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, या एनीथिंग दैट इज मास एंड सर्टेन वॉल्यूम, हर वो चीज़ जिसके पास कोई ना कोई, जिसको कोई मास हो और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको कोई वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई मैटर, अब आपके सामने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मैटर है, आप कहेंगे सर जहाँ देखते हैं वहाँ मैटर है, आप खुद एक मैटर है। ठीक है, ये पेन एक मैटर है, ये बोर्ड आपके सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये एक मैटर है। आप एक घर पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है आमने सामने, वो सब मैटर है, क्योंकि सब का कोई ना कोई मास है और वो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं। लिहाजा जब भी कोई मैटर किसी एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन में आएगा तो दैट इज नोन एज फिजिक्स। नाउ अब एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ मार्कर, बोर्ड मार्कर। बोर्ड मार्कर का अपना मास है और इसका अपना वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि ये एक मैटर है। अब अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को थ्रो करता हूँ वॉल की जानिब, तो थ्रो करने में इसे एनर्जी दी जाएगी और एनर्जी के थ्रू ये थ्रो किया जाएगा। ठीक है, तो जब मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब ये फिजिक्स है। अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ तो ये एक फिजिक्स है, मैं इसे ड्रॉप करूँगा तो ये एक फिजिक्स है। आपके घरों में इस वक्त आप देखें, आप जिस रूम में लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, जिस रूम में बैठकर, उसमें आपके पास एक फ़ैन लगा होगा।
फैन मूव कर रहा है, फैन एक मैटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और आप तक जो है वो आपको हवा आ रही है। तो बेसिकली जब फैन मूव कर रहा है तो ये एक फिजिक्स है, क्योंकि मैटर और एनर्जी का इधर इंटरेक्शन हुआ है और दिस इज नोन एज फिजिक्स। इस तरह आप कहेंगे कि सर मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हमें फिजिक्स की एक शक्ल उसमें नज़र आ रही है। जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर वी आर वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, अ बॉय इज वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिक्स, बिकॉज इसमें एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। आप जो है वॉक कर रहे हैं, आप अपना फुट जो है वो ज़मीन पे रखते हैं तो ये एक्शन है, एंड देन यू विल गेट द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लोर, दिस इज ऑल्सो अ फिजिक्स। ठीक है, आपने एक बॉल को स्ट्राइक किया वॉल के ऊपर, दिस इज योर एक्शन, एंड रिएक्शन में बॉल आपके पास वापस से आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ आएगी, दिस इज फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स हमारी हर चीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो हमारी डेली लाइफ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल अपने घर में डेली लाइफ एग्जांपल्स में ले सकते हैं। अब चलते हैं, हम डेफिनेशन हमने कवर कर ली है, हमने पढ़ लिया कि मैटर और एनर्जी का जब इंट्रैक्शन होगा तो हमेशा वो फिजिक्स कहलाएगा। अब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर होगा। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगर लाइट की बात हो रही है तो ऑप्टिकल फिजिक्स में आएगा। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसको हम इंशाल्लाह अगर हमारे एसएलओज में ये टॉपिक हुआ तो इसको ज़रूर कवर करेंगे। अभी हम अपने फर्स्ट एसएलओ की तरफ जा रहे हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। अब हमें पढ़ना है कि फिजिक्स किस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत सारे जो है एग्जांपल्स मैं आपको दे भी चुका हूँ कि ऑलरेडी के सोसाइटी में किस तरह से फिजिक्स हमारे पास इन्वॉल्व है। अगर आप अपने घर में, मोहल्ले में, बिल्डिंग में, कई जगहों पे देखें तो फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिसमें आपको मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन नज़र आ रहा होगा। लिहाजा वो तमाम तर एग्जांपल्स जो हैं फिजिक्स से रिलेट करती हैं और उसमें हमें फिजिक्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। अब आइए चलते हैं कि हम फिजिक्स को पहले देख लें कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड क्या है। तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स जो है वो लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को टच कर रही है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइंस का हर डिसिप्लिन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, हर डिसिप्लिन जो है, जितने भी तमाम डिसिप्लिन हैं, सब जो है डिपेंडेंट है ऑन फिजिक्स। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे डिपेंडेंट है फिजिक्स के ऊपर? क्योंकि फिजिक्स वो वाहिद डिसिप्लिन है जो नेचुरल लॉज को कंसिडर करता है। इसमें जितने भी लॉज हैं वो नेचर से मुताबिक हैं, नेचर के मुताबिक हैं, और उसको इसमें हम स्टडी करते हैं। जितने भी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसको भी हम नेचर के हिसाब से डील कर रहे होते हैं। लिहाजा उस पर भी जितने भी बायोलॉजिकल ऑपरेशन या रिएक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं, उस पर फिजिकल लॉज का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसका मतलब यह है कि विदाउट फिजिक्स नथिंग इज़ पॉसिबल। फिजिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि दीगर तमाम डिसिप्लिन पर फिजिक्स जो है वो हावी है, और फिजिक्स की मदद से ही हम बाकी डिसिप्लिन्स की बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज हो, इन्वायरमेंटल साइंसेज हो, एग्रीकल्चर साइंसेज हो, केमिस्ट्री हो, तमाम की तमाम क्या करती हैं, दे यूज़ द लॉज ऑफ फिजिक्स टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर ओन स्टडीज़। ठीक है, अपनी खुद स्टडीज़ या अपनी डिसिप्लिन को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वो हेल्प लेते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स, ये तमाम डिसिप्लिन्स फिजिक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमें अंदाज़ा होता है कि फ़िज़िक्स जो है इन जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी सोसाइटी के अंदर। और अब आते हैं हम कि साइंस में उसने क्या किरदार अदा किया है फिज़िक्स ने। तो आपको साइंस की अगर मैं इजादात की बात करूं या इसमें जो जो इन्वेंशंस, जो जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आ रही हैं उसकी बात करूं, तो सब का सब दारोमदार फिज़िक्स के ऊपर है। जैसे कि अगर आप बात करें मेडिकल फील्ड के अंदर, जितने भी अब मशीनरीज आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए नए जो है किसी भी नए वायरस के, किसी भी नए डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए जो मशीन्स बनाई जा रही हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दी जाए आपको, तो सन 2020 में जो आपके सामने कोरोना वायरस आया है, उसके लिए वेंटिलेटर्स की जहाँ कमी पड़ी है तो वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं उसका सब का ताल्लुक फिजिक्स से है। ठीक है, बायोलॉजी का ताल्लुक जिस लाइफ से होता है कि लाइफ, हाउ टू सिक्योर द लाइफ एंड हाउ टू मेंटेन द लाइफ, बट फिजिक्स में हम मशीनरी को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। हम जितनी डिवाइसेज हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। लिहाजा साइंस के अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा किरदार है, और इसी साइंस को हम रिलेट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ठीक है, मेडिसिन जहाँ बन रही हों, जहाँ गाड़ियाँ बन रही हों, ठीक है, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है, कपड़ा बन रहा है, उसके अलावा दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब के अंदर मशीनरीज लगी हुई हैं, हाई इक्विप्ड टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। ठीक है, ये सब की सब टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से आ रही हैं? फिजिक्स से आ रही हैं। ड्यू टू फिजिक्स, ड्यू टू द लॉज ऑफ फिजिक्स,
by following these laws or all these information and knowledge from the physics, we are able to manufacture each and every machinery in every sector of industry. ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात भी आपको बताते चलें, जैसे कि अब हमारे पास एनर्जी की बात करूं मैं, कि हम पूरी दुनिया जो है एनर्जी के पीछे भाग रही है। एनर्जी से मतलब है कि हम पेट्रोल के बगैर कोई मुल्क चल नहीं सकता, ठीक है। यानी ऑयल इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी कंट्री, ठीक है। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारे पास गैस है, कोल है, ऑयल है। कोल से बहुत कम ममालिक एनर्जी ले रहे हैं। कोल है, ऑयल मीन्स पेट्रोलियम, ठीक है, गैस है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिनका एक वक्त ऐसा आएगा कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि पहले साइंस ने इस पर काम किया, फिजिक्स ने बेसिकली इस पर काम किया टेक्नोलॉजी के ज़रिए, कि ज़मीन से कोल निकाला, ऑयल निकाला, गैस निकाला, आपने डिस्कवर किया किस किस ज़मीन के हिस्से में जो है ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसको पूरी दुनिया यूटिलाइज कर रही है अपने तमाम तर एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि अगर ये हमारे पास एनर्जी की सोर्सेज ना होती तो क्या होता। तो आई थिंक कुछ ममालिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट ना हो पाती, ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर रहा है, पानी से बिजली बन रही है, ठीक है। अब जो इसमें एडवांसमेंट है वो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अगेन ओनली ड्यू टू फिजिक्स। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि आप विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और आप बहुत सारी दीगर एनर्जीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप देखें कि इस वक्त तमाम जो है कराची के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में सोलर पैनल्स जो है लोग अपनी छतों पे लगा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दीगर जो है कंट्रीज़ के अंदर भी टोटली जो है वो सोलर पैनल्स पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये ओनली ड्यू टू द फिजिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ, कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ हमारी, और उस टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम एनर्जी की डिफरेंट सोर्सेज पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी पैरामीटर पे देखें, किसी भी फील्ड या किसी भी सेक्टर में देखें, फिजिक्स से बच के आप नहीं जा सकते। हमेशा हर चीज़ के अंदर फिजिक्स हमेशा इन्वॉल्व होगी, लिहाजा इसकी जो इम्पोर्टेंस है थ्रू आउट वो बहुत ज़्यादा है। और सोसाइटी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे भी जितनी भी आपके पास आप देखते हैं अपने घर में, अपने डेली लाइफ रूटीन में, कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सब फिजिक्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जितने भी हम घर में अप्लाइंसेस यूज़ करें, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन है, चाहे वो हेयर ड्रायर है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मशीनरी है जो कि इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, वो सब और सब जो है जिस भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स और वो खुद अप्लाइंसेस सब फिजिक्स की ईजाद है। और टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत बड़ा ये जो है इन्वेंशंस कहें, आप इसको तरक्की कहें, ये डेवलपमेंट है, और इट इज़ ओनली ड्यू टू फिजिक्स। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉन्सेप्ट और क्लियर आवर कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब बात रही कि आगा खान बोर्ड में एग्जामिनर ये एसएलओ किस तरह पूछ सकता है, मतलब क्या वो ऐसे ही देगा कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एसएलओ नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, या एप्लीकेशन बेस है। तो आइए देखते हैं इसको। तो पता ही चला कि जो एसएलओ है हमारा वो अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आप अपने एसएलओज में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो एसएलओ है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस का मतलब ये होता है कि आपने इंपॉर्टेंस का रट्टा नहीं लगाना, इसलिए मैंने बोर्ड पे कोई इंपॉर्टेंट लिखे नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाई हैं, तमाम तर चीज़ें आपको बताई हैं कि किस तरह हमारी लाइफ में फिजिक्स इनकॉर्पोरेट है, हमारी लाइफ में हमारे साथ साथ है फिजिक्स। ये हमने चीज़ समझ ली। अब इसको समझने के बाद आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर इससे जो सवाल करेगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, ठीक है। यानी वो आपसे ही सवाल कर सकता है कि डिस्क्राइब इन 2 points और 3 points दैट हाउ फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में फिजिक्स किस तरह से इन्वॉल्व है और किस तरह से हमें आसानियाँ दे रहा है, वो आपने 2-3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, तो उसको आप एक्सप्लेन करने के काबिल हो। और ये पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिजिक्स का क्या काम है, क्या किरदार है, आप ये बता सकें। तो ये तमाम तर बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसको आपने अपने ओन पॉइंट्स में जॉट डाउन करना है, चाहे वो डिफरेंट फील्ड वाइज करेंगे, मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है, और डोमेस्टिक फील्ड, किन किन जगहों पे फिजिक्स ने क्या क्या आपको कंट्रीब्यूट किया है, उस तमाम तर बातों को अपने पास नोट डाउन करेंगे। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप अपनी नोटबुक में, जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास से समझाया गया है कि आप अपने साथ जब भी मेरे लेक्चर को अटेंड करें, जब भी आप हमें सुने,
तो अपने साथ एक लेक्चर नोटबुक ज़रूर रखिएगा, उसमें तमाम इंपॉर्टेंट बातें और जो आपको अच्छी बातें लगें उसको नोट करें ताकि आप अपने एग्जाम में वो बातें लिख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और ये एसएलओ ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाऊँगा दूसरे एसएलओस की तरफ। नेक्स्ट एसएलओ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड के ऊपर लिखा है कि 1.2 टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर, टॉपिक नंबर 2 इज फिजिकल क्वांटिटीज और उसका सब टॉपिक 1 कह रहा है 1.2.1 एक्सप्लेन दैट साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल के साथ ये बयान करना है कि जो साइंस है वो कंसिस्ट करती है, वो बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस पूरे सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी आपको फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात गौर कीजिएगा कि उसने कहा है कि बताएं साइंस, जो साइंस है वो बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप सुन लें, ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ठीक है, द क्वांटिटीज विच इज टू बी मेजर्ड, विच आर टू बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी वो तमाम दर क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकें, जिसे हम नाप सकें, जिसे हम मेजर कर सकें, जिसका हमें मैग्नीट्यूड और जो है यूनिट पता चल सके, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैं शॉर्ट डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच इज टू बी मेजर्ड, यानी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल। वो चीज़ जो मेजरेबल नहीं है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज में शामिल नहीं करते। इसका मतलब है वो चीज़ जो मेजरेबल है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज में लाजमी शामिल करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है टोटली फिजिकल क्वांटिटीज का कि हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो कि लास्ट टाइम हमारे 2012 के जो रिवाइज एसएलओस थे उसमें ये एसएलओस बाकायदा ऐड था। अब मेरे ख्याल से उन्होंने जो है एसएलओ को निकाल दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि उस एसएलओ में जितनी भी चीज़ समझानी है टीचर को, स्टूडेंट को, वो इसी एसएलओ में कवर की जाए। और वो क्या चीज़ है कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट दे हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। विदाउट यूनिट और विदाउट मैग्नीट्यूड it is impossible to specify any physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें नेसेसरी जो है वो नीड होती है एक मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। विदाउट यूनिट एंड मैग्नीट्यूड दिस इज नथिंग इज टू बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या चीज़ चाहिए हमें चाहिए है magnitude and unit are the basic necessities for a physical quantity. Now I have to prove why these two things are necessary। तो इसका जवाब मैं आपको यूँ दूंगा कि स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमने बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो आप सबको समझ में आई कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो एक बात जहन में आई कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर ना कर सकें, तो जिसे हम मेजर नहीं कर सकेंगे वो क्या कहलाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं दे आर मेजरेबल, और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, कोई है दुनिया में ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर ना कर सकें? तो सोचने पे पता चला कि हाँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं, अमाउंट बताएं, मैग्नीट्यूड के साथ बताएं और यूनिट के साथ बताएं, चूँकि मैंने आपसे क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं, मेजर करके बताएं, मैग्नीट्यूड और यूनिट बताएं, या कोई फॉर्मूला बता दें, हैप्पीनेस का फॉर्मूला बता दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने खुश हैं, बताएं कितने खुश हैं, नंबर्स में बताएं कितने खुश हैं आप। 25.7 यूनिट कोई भी लगा दें आप, कितने खुश हूँ मैं। कोई फॉर्मूला बताएं खुशी का कि भाई आपको अगर अपने अंदर, किसी इंसान को अपने अंदर खुशी नापनी हो, मेजर करनी हो, तो उसका फॉर्मूला ये मिलता है।
तो आप बोलेंगे सर हैप्पीनेस तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हैप्पीनेस को हम तो मेजर ही नहीं कर सकते। इसी तरह सैडनेस को, होप को, उम्मीद, होप को आप मेजर नहीं कर सकते कि आप भाई आपको कितनी उम्मीद है, बताएं आप क्या उम्मीद रखते हैं और कितनी उम्मीद है आपको, अमाउंट में बताएं। तो आप कहेंगे सर उम्मीद को मैं कैसे बताऊं, मतलब मैग्नीट्यूड में कैसे बताऊं आपको। तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें जो है फीलिंग्स है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो आपके पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर मास, आपका मास कितना है, तो आप कहेंगे यस आई कैन मेजर इट। आप जाएंगे वेटिंग मशीन खड़े होंगे और आप वहाँ से अपना मास पता कर लेंगे। आप कहेंगे सर मेरा मास जो है वो 40 kg है, मेरा मास 50 kg है। मैं कहूँ व्हाट इज़ योर हाइट, आप कहेंगे सर अभी मालूम कर लेते हैं। आप जाएंगे मेजरिंग टेप लेंगे, आप अपना हाइट मालूम करें। आप सर 5.4 मेरी हाइट है, 5 फीट 4 इंच मेरी हाइट है, ठीक है। मेरी हाइट सर सिर्फ 5 फीट है, मेरी हाइट सर 6 फीट है। तो इसका मतलब है कि हाइट आपने मेजर कर ली, मास आपने मेजर कर लिया। मैं पूछूँ आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वांटिटीज़ नहीं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं और तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, कोई एग्जाम्पल दें सर। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम को मेजर कर सकते हो आप लोग। मैं पूछूं अभी टाइम क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर अभी जो है वो शाम के 7 बज रहे हैं, तो 7:34 एंड 25 सेकेंड। इसका मतलब है कि आप मुझे प्रॉपर हर एक एक जो है चीज़ का टाइम बता रहे हैं मुझे विद यूनिट्स। आप कहेंगे 7 hours 34 minutes एंड 30 seconds। इसका मतलब है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स आर द यूनिट्स एंड 7, 34 एंड 30 आर द मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टाइम क्या हो रहा है, आप मुझे कहें सर जो है वो मिनट हो रहे हैं, आपसे मुझे यूनिट्स बताएं सर मिनट, तो आई कैन नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है। मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप क्या टाइम बताना चाह रहे हैं। आप कहें सर सेकंड्स हो रहे हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट आर यू मीन फॉर। तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड बताना लाजमी होगा। आप जब तक ये नहीं बताएंगे सर 7 hours 34 minutes एंड दिस मच सेकेंड, तब तक मैं कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि आप मुझे क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसी तरह मास में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर मास, आप कहें केजी, तो व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं क्या समझ पाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, माई मास इज केजी। तो मैं कहूँगा आप तो सिर्फ यूनिट बता रहे हैं केजी। और अगर आप मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे भाई मास कितना है आपका, आपके आंसर 50, तो मैं आपसे पूछूंगा सर बेटा 50 kg, ग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, ये बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। तो आप अभी तो हमारे लिए अंडरस्टूड होता है कि एक इंसान का जो मास वो अगर 50 बता रहा है तो 50 kg होगा, ग्राम तो हो नहीं सकता, इसलिए हम अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए, तो हम कहते हैं 50 kg है तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं लिख रहे हैं कि मेरा मास जो है 50 है, तो 50 के साथ आपने यूनिट ज़रूर लिखना होगा। यानी अगर आप मास की बात करें तो आपको 50 किलोग्राम्स आपने ये लिखना होगा। 50 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ योर मास while kilogram represent the unit in which you are taking your mass, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ अगर आपसे पूछी जाएगी तो लेंथ आपने कहा सर 5 फीट 4 इंच, जो मैंने बार का निशान लगाया ये रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 5 फीट 4 इंच, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 फीट 4 इंच और 5 फीट 4 इंच। अगर आप ये ना लगाते, आप कहते 5-4, तो मैं क्या समझ पाता 54 मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंच, फिट, क्या समझ पाता मैं। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड हमेशा सिर्फ काफ़ी नहीं होता, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट लाजमी लिखना होता है, ठीक है, फिट, इंच। इसी तरह टाइम का मैंने आपसे बताया, आप कहें कि सर टाइम क्या हो रहा है, मैं आपसे कहूँ बेटा ये हो रहा है 7:34, आप कहेंगे 7:34 मतलब 7:34 मिनट्स व्हाट, तो आप बोलें, आपको बताना पड़ेगा कि बेटा 7 hours 34 minutes। इसका मतलब है कि मैंने 7 मैग्नीट्यूड बताया आपको, आवर्स फिर यूनिट बताया, फिर 34 मैग्नीट्यूड बताया मिनट्स का, और फिर मिनट्स का यूनिट आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, पहली बात हम उसे मेजर कर सकते हैं। सेकंड आपको बताया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी हमें लाजमी है कि हम उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट लाजमी बताएं, ठीक है। इसके आगे भी फर्दर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की नीड भी पड़ती है, वो कुछ होती हैं
उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ ये समझाना था कि एक्सप्लेन। अब आप देखें, जब मैंने सारी बातें कर दी, अब आप कहेंगे सर इन सारी बातों से हमें इसका मतलब ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि एक्सप्लेन साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल। एग्जांपल आपको दे दी मैंने, 3 एग्जांपल दे दी मैंने आपको। एग्जांपल से बताएं कि साइंस जो है बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज पे। अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज ना होती तो साइंस में आप क्या चीज़ मेजर करते हैं? अब साइंस में कितनी चीज़ें, मैं तो आपको बहुत जो है मामूली चीज़ें बताई हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। अब जो है इसके अंदर किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएं आप, बहुत सारी चीज़ें मालूम की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक करंट मालूम किया जा रहा है, टेम्परेचर मालूम किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया जा रहा है, वोल्टेज मालूम किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम की जा रही है। ये सारी जो है आगे की बातें, मतलब सब की सब मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और सब की सब हमारे साइंस में इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो वो कह रहा है कि साइंस जो है टोटली बेस करती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ना होता तो हम साइंस को कैसे डील करते हुए ये बता रहा है कि हमें ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारी साइंस के अंदर, और उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी है मास, लेंथ एंड टाइम। आप दीगर एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ना होती, देखें, अगर सिर्फ होता मास कहता मैं 50 इज अ न्यूमेरिक नंबर, ओनली अ नंबर, ये तो मैथमेटिक्स हो गई। 50 जो है हम मैथ्स में स्टडी करते हैं, 50, 40, 5, 50,000, ठीक है। लेकिन देखें इस 50 में अगर मैं मीटर्स लगा दूंगा तो ये लेंथ बन जाएगा, अगर मैं केजी लगा दूंगा तो ये मास बन जाएगा, अगर इसमें मैं रुपीस लगा दूंगा तो ये आपके अमाउंट बन जाएगा, पैसे बन जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह 50 में अगर मैं न्यूटन लगा दूंगा तो ये फोर्स बन जाएगी। 50 में अगर मैं मीटर स्क्वायर लगा दूंगा तो ये एरिया बन जाएगा। तो आपने देखा एक 50 नंबर अगर विदाउट यूनिट है तो जस्ट एक मैथमेटिक का नंबर है, मैथ्स का नंबर, ठीक है, उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो फिजिकल क्वांटिटी बन गया तो साइंस की देखो कितनी सारी चीज़ें बन गया। साइंस में हम एरिया जो है नोट करते हैं, लेंथ नोट कर रहे हैं, मास नोट कर रहे हैं, जो है अमाउंट, यहाँ पे मैंने जो है करेंसी का जो यूनिट लिखा हुआ है रुपीज़ वो है, यहाँ पे न्यूटन फोर्स है। तो आप देखें एक यूनिट कितना जो है नंबर को तब्दील कर देता है, उसके मायने कितने ज़्यादा चेंज कर देता है, ठीक है। तो 50 विदाउट एनी यूनिट्स इज जस्ट अ मैथमेटिक्स नंबर, बट इफ वी इनकॉर्पोरेट अ यूनिट विद इट देन इट विल रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच साइंस इज बेस्ड ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों एस्लोस को बखूबी कवर कर लिया है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिससे मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास को हम यही रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए टॉपिक शेयर करेंगे जिसमें हम 1.3 एंड 1.4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।